हेलो बच्चों, मैं सुनील पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज हम आपके कक्षा 9 के गणित अध्याय 6 को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। ठीक है, देखिए क्या है रेखा और कोण क्या होता है, ये समझने के पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम रेखा गणित पढ़ने के पहले रेखा एवं कोण जो है वह रेखा गणित का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हमें रेखा एवं कोण पढ़ना है। रेखा गणित समझने के लिए रेखा और कोण को पढ़ना जरूरी है। देखिए, हम पहले क्या किए थे, जैसे हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमें क्या था, संख्याओं के बारे में हर एक चीज, जोड़ घटाना गुणा भाग, हर एक चीज हम लोगों ने क्या किया था, बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से शुरुआत से हमने पढ़ते हुए आया है, जिसकी वजह से हमें किसी संख्याओं को ना तो जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, ना ही तो किसी संख्याओं को घटाने में प्रॉब्लम होती है। सेम उसी तरीके से रेखा गणित भी है। रेखा गणित को भी समझने के पहले हमें रेखाओं और कोणों को समझना पड़ेगा कि रेखाएं क्या होती हैं, किस तरीके की रेखाएं होती हैं, कितनी रेखाएं होती हैं। अगर दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने तरीके के कोण बनते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको पता रहेगी तो रेखा एवं कोण को पढ़ने के लिए, रेखा गणित को पढ़ने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रेखा गणित बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से हर एक वीडियो को आप देखिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके रेखा गणित में। ठीक है, क्योंकि रेखा गणित अगर आपने कक्षा 9वीं में अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो कक्षा 10वीं में आपको जो भी आपका समरूपता वाला चैप्टर है, ठीक है, या जिन चैप्टरों में रेखा गणित की आपको जरूरत पड़ेगी कक्षा 10वीं में, तो वहां पर बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेखा गणित को। हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, रेखा गणित, रेखा एवं कोण का पहला टॉपिक है रेखा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ही हमें यहां से करना है। जो सबसे निचली बात है, जो सबसे छोटी बात है, क्या है, रेखा। देखिए रेखा क्या होती है, जैसे हमने अंक गणित पढ़ने के पहले हमने सबसे पहले यह समझा था कि गिनती क्या होती है, उसी तरीके से रेखा गणित को पढ़ने के पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि रेखा क्या होता है। देखिए रेखा क्या होती है, किसी समतल, ठीक है, जैसे एक बोर्ड है, इस बोर्ड को, ठीक है, इस बोर्ड पर किसी समतल में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली एक लकीर। जैसे मैंने क्या किया, इस समतल पर दो बिंदु रख दिए, कौन कौन से, ए और बी। इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक जो सीधी लकीर होगी, ठीक है, जिसका ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है, क्या कहलाती है, आपकी रेखा। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी समतल में, रेखा की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी समतल में दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक लकीर क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। देखिए रेखा को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, रेखा को हम हिंदी में रेखा ए बी लिख के भी दर्शा सकते हैं कि इस तरीके से रेखा को लिखा जा सकता है, या तो फिर हम क्या करते हैं, ए बी के ऊपर, ठीक है, रेखा का चिन्ह बनाकर भी इसको हम दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि अगर किसी रेखा को दर्शाना हुआ तो आप किस तरीके से दर्शा सकते हैं, ए बी लिख के उसके ऊपर रेखा लिख देंगे। ठीक है, अगली चीज है आपकी किरण। देखिए किरण क्या होता है, किसी समतल में, किसी समतल में, ठीक है, ये आपका एक समतल है, इस समतल में एक बिंदु आपका स्थिर है और एक दिशा में लकीर जो है अनंत तक बढ़ती जाए। किसी समतल में एक बिंदु क्या हो, स्थित हो, और उस बिंदु की एक तरफ क्या हो, लकीर अनंत तक बढ़ती जाए, ठीक है, अनंत तक बढ़ती जाए, वह क्या कहलाती है, आपकी किरण कहलाती है। हम किरण को किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम किरण ए बी लिख के उसको दर्शा सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर हम क्या करेंगे, किरण, एक तरफ सिर्फ तीर का निशान रहेगा। तीर का निशान क्या बताता है कि दोनों तरफ, जिस तरफ तीर का निशान लगा रहता है, उस तरफ जो रेखा है आपकी, जो किरण है, वह अनंत तक क्या रहेगी, बढ़ती जाएगी। वो क्या कहलाती है आपकी, ये आपका क्या बता रहा है कि इस तरफ यह रुकने वाली नहीं है, अनंत तक, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप बढ़ा सकते हैं, जितनी आपके पास जगह हो। हमारे पास बोर्ड तक जगह है तो मैं बोर्ड तक बढ़ा सकता हूं, आपके पास अगर और भी जगह है तो आप और भी उसको बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो गया, आपका रेखा हो गया,
किरण हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगली चीज क्या है, आपका रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। हमारे पास ये एक समतल है, इस समतल में दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक सीधी लकीर होगी वही क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड। किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी लकीर क्या कहलाएगी, आपकी रेखाखंड कहलाएगी। और रेखाखंड को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, ए बी के ऊपर एक ऐसी लाइन, ना इधर का तीर का निशान रहेगा ना इधर तीर का निशान रहेगा, केवल उसके ऊपर एक लाइन रहेगी। या तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेखा खंड ए बी। ये भी आपका क्या है, रेखाखंड को दर्शाने का तरीका। रेखाखंडों को दो तरीके से दर्शाया जा सकता है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। देखिए आज मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, पहले एक चीज ध्यान से समझ जाइए, ये बहुत ही जरूरी है आपको आपकी रेखागणित पढ़ने के लिए। हमने अभी तक किसके बारे में बात किया है, रेखाओं के बारे में बात किया है। अब देखिए कुछ टर्म्स और हैं, कुछ शब्दावलियां, ऐसी शब्दावलियां हैं जो आपके प्रश्न में बार बार आएंगी। ठीक है, तो उनको जानना जरूरी है, इसलिए इन पे बात की जा रही है। क्या है, संरेख। ठीक है, अब संरेख बिंदु क्या होता है हमें ये समझना है। देखिए अगर हमारे पास तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, कहने का मतलब जैसे ये हमारे पास एक रेखा है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो बिंदु हो गए। अब इस रेखा पर अगर कोई एक और बिंदु स्थित है जैसे सी, ठीक है, तो यह तीनों बिंदु कैसे कहलाएंगे, संरेखीय कहलाएंगे। एक ही रेखा पर स्थित है इसलिए क्या कहलाएंगे, संरेखी कहलाएंगे। हम कोई एक और बिंदु रख सकते हैं, डी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम परिभाषा क्या कह सकते हैं संरेख बिंदु की, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वह क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगली चीज क्या है, असंरेख बिंदु। देखिए असंरेख बिंदु क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है। तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो वह क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक दो रेखाएं हैं, एक रेखा क्या है, ए बी है, एक रेखा ए बी है और इस पर कोई एक बिंदु आपका सी स्थित नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो सी बिंदु है ए बी का संरेख बिंदु नहीं है, या तो फिर ए बी सी संरेखीय नहीं है, असंरेखीय है, जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसा कोई एक और बिंदु हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर क्या ले लिया, डी ले लिया, तो यहां पर ए बी सी डी संरेखीय नहीं है क्योंकि चारों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, संरेख बिंदु हो गया, असंरेख बिंदु हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक में बात करने चलते हैं कोणों के बारे में। चलिए अब हम कोणों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोण क्या होता है ये समझने के लिए हम देखते हैं क्या होते हैं, हमारे पास किरण होती है। ठीक है, हमने क्या किया, एक किरण बनाया इस तरीके से। ठीक है, या आपकी क्या किरण हो गई, ओ ए, हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ओ ए। ठीक है, अगली किरण हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई किरण है जिसका नाम क्या है, ओ बी। ठीक है, अब कोण क्या होता है, कोण की परिभाषा हम समझते हैं। ठीक है, जब दो किरणें या दो रेखाएं एक ही समापन बिंदु पर आकर मिलती हैं, कहने का मतलब अगर मैं इस किरण को इस तरीके से आगे बढ़ाता हूं कि जो ओ बिंदु है ओ पर आके मिल जाए, जैसे मैं क्या करूं, यह हो जाए इस तरीके से, यहां पर आपका क्या हो जाए, ओ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए, ये क्या हो जाएगा आपका बी। मैंने क्या किया है, ओ ए को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि वह क्या किया, बिंदु ओ पर बिंदु ओ आके मिल गया। ठीक है, जब दो रेखाएं या किरणें एक ही समापन बिंदु पर आके मिलती हैं तो उनके द्वारा बनाया गया झुकाव, ये जो झुकाव है
इन दोनों कोणों के बीच की जो दूरी, जो झुकाव हो रहा है, वह क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। इन दोनों रेखाओं के मध्य का झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? भुजा कहते हैं। और ये क्या कहलाता है आपका? शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो कोण में क्या क्या चीजें आपको दिखने को मिल गई कि अगर दो किरणें एक ही समापन बिंदु पर आके मिलती हैं तो इन किरणों का जो झुकाव होता है, इन किरणों के मध्य का जो झुकाव होता है, वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ठीक है, और कोण कहलाता है। और जो रेखाएं, जिन रेखाओं से ये मिलके बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भुजा। और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं जिस समापन बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अब इनके नाम देखिए क्या होगा। इनके हम नाम किस तरीके से लिख सकते हैं? कोणों के नाम देखिए क्या है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोण AOB, कोण AOB लिखेंगे, या फिर आपकी इच्छा है तो कोण BOA भी लिख सकते हैं। इनका नाम आप कोण AOB भी लिख सकते हैं या फिर कोण BOA भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कोणों के कुछ प्रकार के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। देखिए, कोण तो बहुत सारे तरीके के होंगे। अभी मैं कुछ तरीके से बताऊंगा, कुछ तरीके से अगली प्रश्नावली में भी आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो बेसिक कोणों के बारे में रहेगा, जानकारी रहेगी, वो आपको भी बता दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीजों के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। पहला क्या है? कोणों का प्रकार क्या होता है? शून्य कोण। अब शून्य कोण क्या होता है? देखिए, शून्य कोण क्या होता है? जब दो रेखाओं के मध्य, ठीक है, दो रेखाएं इस तरीके से हैं कि उनके जो मध्य का झुकाव शून्य है। जैसे मेरे पास कोई एक रेखा थी, क्या है आपकी? ये क्या थी हमारी? OA थी। ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास, क्या कहते हैं? OB। ठीक है, अब मैं इसी रेखा को इसी रेखा पर रख दिया तो इन रेखाओं के मध्य का जो झुकाव होगा बिल्कुल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा इस रेखा पर है। तो जब दो रेखाओं के मध्य का झुकाव क्या हो? शून्य हो, कुछ भी ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? शून्य कोण कहा जाता है। ठीक है, और इनके बीच में कोई भी कोण आपको बनते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, वह देखने में आपको सिर्फ एक सीधी रेखा के तरीके से ही दिखेगा। ठीक है, अगले कोण के बारे में बात करते हैं। न्यून कोण क्या होता है? जब क्या होता है हमारे पास, जब दो रेखाएं हैं, जैसे कौन कौन सी? मेरे पास एक रेखा इस तरीके से है, यह है आपकी OA। ठीक है, और दूसरी रेखा हमारे पास कौन सी थी? OB। इस तरीके से O थी और आपकी ये B। इन दोनों रेखाओं के मध्य का जो झुकाव है, वह क्या हो? 90 अंश से कम हो। कहने का मतलब इस पर कोई एक सीधी रेखा खड़ी ना हो, इस तरीके से कोई हो। इन दोनों रेखाओं के मध्य का जो झुकाव है क्या हो? 90 अंश से कम और 0 से अधिक हो। 90 अंश से कम, 0 से अधिक हो, तब उसे क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण की परिभाषा क्या होगी? जब दो रेखाओं के मध्य का झुकाव, ठीक है, जब दो रेखाएं किसी एक समापन बिंदु पर इस तरीके से मिले कि उनके मध्य का जो झुकाव हो क्या हो? शून्य हो। उनके मध्य का झुकाव शून्य से अधिक और 90 अंश से कम हो, तो वहां पर आपका क्या बनता है? न्यून कोण बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कोण के बारे में जानने के लिए। कौन सा? देखिए, समकोण क्या होता है? जब दो रेखाएं या दो किरणें इस तरीके से आपको मिल रही हैं, दो रेखाएं इस तरीके से, दो किरणें और दो रेखाएं इस तरीके से मिल रही हैं कि उनके मध्य का जो कोण है कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, ये आपका उनका समापन बिंदु हो गया O, ये रेखा हो गई A, ये क्या हो गई? B। इनके मध्य का कोण कितना बने? 90 अंश का। तो यह क्या कहलाती है? समकोण कहलाती है। ठीक है, क्या है अगला टॉपिक आपका? अधिक कोण। देखिए, अधिक कोण क्या होता है?
जब दो रेखाएं क्या होती हैं, किसी समापन बिंदु पर इस प्रकार मिलती हैं, किसी समापन बिंदु पर इस प्रकार मिलती हैं, ठीक है। दो रेखाएं कौन कौन सी, ओ ए और ओ बी, आपकी इस तरीके से मिल रही है समापन बिंदु ओ पर, कि इनके मध्य का जो कोण है वह क्या बन रहा है, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। एक सीधी रेखा से अधिक और 90 अंश से कम, तो क्या कहलाता है आपका, उसका वो कौन सा कोण कहलाएगा, आपका अधिक कोण, ठीक है। अब अगले कोण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए सरल कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं, जब दो रेखाएं किसी समापन बिंदु पर इस प्रकार से मिलती हैं कि वह आपस से दूर भागती हुई प्रतीत आती है। जैसे क्या हो गया, यहां पर एक इस तरीके से रेखा मिल रही है, ये ओ ए है, और क्या दूसरी रेखा किस तरीके से आपको मिल रही है, ये ओ बी, और इनके मध्य का कितने अंश का कोण बने, 180 अंश का कोण बने, तो वह क्या कहलाती है, एक सरल कोण कहलाता है। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर इस प्रकार से मिले कि आपको देखने पर ऐसा लगे कि दोनों रेखाएं एक सीधी ही रेखा है, तो वहां पर क्या होता है, आपका एक सरल कोण बनता है, जिसे क्या होता है, 180 अंश का भी कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले कोण के बारे में बात करते हैं, कौन सा है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को हम बृहत कोण भी कहते हैं। देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, अगर हमारे पास कोई कोण क्या है, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम का कोण है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं, यह होगा आपका ए और यह क्या होगा, आपका बी होगा, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या हो गया, आपका ए ओ बी, ठीक है। अब हम किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ये समझिए। देखिए प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 360 माइनस कोण ए ओ बी। अगर आपके पास कोण ए ओ बी का मान पता है तो आप प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी का मान निकाल सकते हो। कैसे, उसमें 360 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी का मान मिल जाएगा, ठीक है। अगले कोण के बारे में बात करते हैं। देखिए संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण आपका एक सीधी रेखा है, ठीक है। जैसे क्या होता था आपका शून्य कोण, उसी तरीके से संपूर्ण भी कोण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो रेखा क्या होती है, एक बार हम पूरा का पूरा चक्कर लगा के यहां पर घूम के आ जाते हैं, ठीक है। एक बार पूरा का पूरा हम चक्कर लगा के यहां पर आ जाते हैं, तो कितने अंश का कोण हम लगा पाते हैं, इसी रेखा पर हमने क्या किया, इसी रेखा से चलना जब इधर प्रारंभ किया और एक पूरा का पूरा चक्कर लगा के हम यहाँ पे आ गए, तो कितने अंश का हमने कोण प्राप्त किया, 360 अंश का हमने कोण बनाया। तो यहां पर कितने अंश का कोण होता है, 360 अंश का कोण होगा। यहीं पर ए होगा, यहीं पर क्या होगा, आपका बिंदु बी। तो यहां पर कौन सा कोण है, कौन सा संपूर्ण कोण क्या होता है, पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो वह क्या हो जाता है, संपूर्ण कोण हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले कोण के बारे में बात करते हैं। अब यहां आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन कोणों की आपको आपके चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जिनको मैं टिक कर रहा हूं उनकी जरूरत आपके पाठ में बिल्कुल पड़ने वाली है। तो इन कोणों को विशेष करके बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये कोण क्या हो रहे हैं, और मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि किस कोण को मैंने क्या बताया है, क्योंकि आपके जो पाठ में है वह हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब प्रश्न को आप पढ़ेंगे, और प्रश्न तभी समझ में आएगा जब आपको हर एक चीज पता होगी कि प्रतिवर्ती क्या होता है, संपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होंगी। ये चीजें जब पता रहेंगी तभी आपको प्रश्न को हल करने में मजा आएगा। नहीं पता है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और रेखा गणित आपको बहुत ही बोरिंग चैप्टर लगेगा। लेकिन रेखा गणित से आसान कोई चैप्टर नहीं है, आपको मैं ये बता दूं,
रेखा गणित बहुत ही आसान है, बस आपको सारी चीजें पता हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग क्या हो 180 अंश का। जब दो कोणों का योग कितना हो 180 अंश का। जैसे हमारे पास क्या है, कोण ये है, एक कोण आपका क्या हो गया ये, इसका मैं नाम दे देता हूं AOB। ठीक है, और एक कोण हमारे पास कौन सा था, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, कुछ इस तरीके से हमारा एक कोण है। ठीक है, PQR। ठीक है, इस तरीके का मेरा कोई कोण है, इसका मेरा मान लेते हैं 60 अंश का है, और यह कितने अंश का है 120 अंश का। तो जब इन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाए, कितने बराबर 180 अंश के बराबर हो जाए, तो यह कोण आपस के क्या कहलाते हैं, आपस में एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। ये क्या कहलाएगा, AOP का संपूरक कोण कहलाएगा, और यह RPQ का संपूरक कोण AOD कहलाएगा। संपूरक का मतलब इसको लेने पर यह क्या हो जाता है 180 अंश के बराबर। कहने का मतलब 180 अंश को क्या बोला जाता है, संपूरक कोण बोला जाता है। संपूरक कोण, अगर 180 की मैं बात करूं तो जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले कोण की बात करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। देखिए पूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योग, ठीक है, हमारे पास एक कोण क्या है 40 अंश का है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कौन सा है ABC, एक हमारे पास कोण है जो 40 अंश का है, और दूसरा हमारे पास कोण है PQR। ठीक है, जिसका है 50 अंश। अगर दो कोणों का योग कितने अंश का है 90 अंश का है, तो यह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, 90 अंश रहेगा तो पूरक कोण कहलाया जाएगा, और जब 180 अंश रहेगा तब क्या कहलाया जाएगा, संपूरक कोण कहलाया जाएगा। तो जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो तो वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ अगले और कोण है हमारे पास, उन कोणों के बारे में भी समझते हैं कि क्या है वो कोण। हम बात करते हैं आसन्न कोण के बारे में। आसन्न कोण क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे पास ऐसे दो कोण जिनमें क्या होनी चाहिए, कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे हमने क्या बनाया, एक कोण बनाया। ठीक है, इस तरीके से कोई एक कोण बनाया। ठीक है, और यहां पर ये भुजा क्या है आपकी उभयनिष्ठ है। जैसे मैंने क्या लिखा O, ये होगा A, ये होगा आपका B, ये क्या होगा यहां पर आपका C। ठीक है, ये बिंदु हो गया। ठीक है, आपका ये कोण था क्या कहते हैं OAC और BOC। इन दोनों कोणों में आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक भुजा क्या है उभयनिष्ठ है। कौन सी, OC। अगर किन्हीं दो कोणों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कोई दो कोणों में दो कोण है और उसकी क्या है एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो यह दोनों कोण, इन दोनों कोणों को मिलाकर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। जैसे क्या होगा, कोण अगर मैं बात करूं AOB बराबर होगा किसके, कोण AOC प्लस कोण BOC। अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं तो यह बड़े वाले कोण के बराबर हो जाएगा। यह कैसे बराबर होगा, हम कब क्या लिखेंगे, आसन्न कोण से। आसन्न कोण क्या कहता है कि जब हम दो कोणों को क्या करते हैं, किसी एक बड़े कोण को दो भागों में बांट देते हैं, तो वह क्या होगा, छोटे छोटे भागों को जोड़कर भी क्या बनाया जाएगा, एक बड़ा कोण बनाया जा सकता है। यही क्या है, आसन्न कोण। और यह आपके चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 9वीं में नहीं 10वीं तक के लिए आपको बहुत ही जरूरी है। हर बार हर जगह यूज आएगा कि आसन्न कोण से। आसन्न कोण से ऐसा हो गया कि आसन्न कोण से हमने क्या किया है, दो कोणों को जोड़ के एक कोण बनाया है। दो कोणों को जोड़कर एक कोण बनाना ही क्या कहलाता है, आपका आसन्न कोण कहलाता है। हमने दो कोणों को जोड़ा
कोण AOC और कोण BOC को जोड़ के हमने क्या बना दिया, कोण AOB बना दिया। तो यह क्या कहलाएगा आपका, यह कैसे बनेगा, आसन्न कोण से। आसन्न कोण क्या होता है, जब दो कोणों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वह क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। चलिए अगली चीज हम पढ़ते हैं। अगली चीज क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अगली क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमारे पास जब दो रेखाएं होती हैं और दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, हमारे पास कौन सी रेखाएं थी, ये एक रेखा थी और एक रेखा ये थी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं AB मान लेते हैं और यह क्या मान लेते हैं, C और D मान लेते हैं। यह किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर क्या है, इनके शीर्षाभिमुख कोण, जैसे क्या होगा, AOD की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करता हूं, कोण AOD की बात करता हूं, इस वाले कोण की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कोण AOD का शीर्षाभिमुख क्या कोण कौन सा कहलाएगा, जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके नीचे वाला, जैसे इसके दूसरी तरफ जो खुला हुआ है, जैसे यह ऐसे खुला हुआ है तो यह नीचे की तरफ खुला हुआ है, यह क्या कहलाएगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कौन सा, कोण C और D, कोण BOC। तो हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख क्या होंगे, कोण AOD और कोण BOC एक दूसरे के कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तथा कौन सा, कोण AOC, इधर वाले, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, कोण AOC, कोण AOC और कोण कौन सा, BOD, कोण BOD, यह एक दूसरे के कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कौन कौन से, कोण AOD और कोण BOC एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और कोण AOC और कोण BOD एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही जरूरी है, ध्यान रहे, जो जिन चीजों में मैंने टिक किया है वह बहुत ही जरूरी है और वह बिल्कुल आपको आना चाहिए, तभी प्रश्नावली को पढ़ने में मजा आएगा। और उन क्वेश्चन को आप देखोगे जब मैं समझाऊंगा तो वह आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। और एक बार मैंने आपको समझा दिया तो आप बोलोगे कि रेखा गणित क्या इतनी भी आसान हो सकती है पढ़ने के लिए, इस तरीके से आपको रेखा गणित पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ अगली चीजें और चीजों को समझने के लिए। देखिए अब आपके पाठ में दिया गया है अभिग्रहित 6.1। देखिए अभिग्रहित का मतलब है ये है कि आपको इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, यह जो बता दिया गया है यह स्वयं सिद्ध होता है कि ऐसा होता ही है, ठीक है। अगर यह कह दिया गया कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक रेखा है, ठीक है, और इस पर कोई एक रेखा, जैसे हमारे पास क्या कौन सी रेखा थी, मान लेते हैं AB पर, AB पर कोई एक किरण कौन सी खड़ी है, C हम मान लेते हैं खड़ी है, ठीक है। अगर AB पर कोई OC किरण खड़ी हुई है तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग, इसका और इसका, कोण AOC प्लस कोण BOC का योग कितना होगा, 180 अंश का होगा। अगर यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यह यहाँ पे बताया गया है, यह आपकी किताब में एक अभिग्रहित दी गई है जो क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। अब यहां से एक चीज आपको और देखने को मिल रही होगी, क्या, जब क्या होता है कि कोई दो कोणों में कोई एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो तो क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है। तो हम यहां से ये कहेंगे यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो
इस प्रकार बने कोण रैखिक, ठीक है। देखिए समझिए, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बार बार मैं ये चीज लिखूंगा कि रैखिक युग्म के कोण से ऐसा हो गया, ठीक है। तो रैखिक युग्म के कोण से कैसे हो गया ये समझिए, यहां पर समझना जरूरी है कि जब क्या होता है, दो कोणों में कोई क्या होता है, एक सीधी रेखा हो और उस पर कोई एक किरण खड़ी हो और इन दोनों कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म का कोण कहते हैं, ठीक है। आपने यह पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, कक्षा 7 में। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो इस प्रकार बने कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं, ठीक है। यह क्या हो गई आपकी अभिग्रहित एक। अब चलते हैं हम अभिग्रहित के बारे में आपसे बात करने, ठीक। चलिए हम बात करते हैं अगली अभिग्रहित के बारे में। अगली अभिग्रहित क्या है आपकी, यदि दो आसन्न कोणों का योग कितना हो, 180 अंश है, तो उनकी अवनिष्ठ भुजाएं क्या होती हैं, एक सरल रेखा बनाती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास, ठीक है, दो आसन्न कोण बन रहे हैं, ठीक है, और उन आसन्न कोण का क्या होता है, उसमें क्या होती है, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, एक भुजा क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। तो इन दोनों कोणों का जब योग कितना हो, जैसे मैंने नाम दे दिया, यह ए है, यह आपका बी है, ठीक है, यह सी है और ये क्या है आपका डी है। कोण बी ए सी, अगर मैं कोण बी ए सी को जोड़ दूं कोण सी ए डी में और इनका योग कितना हो जाए, 180 अंश के बराबर हो जाए, तो क्या बता रहा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग अगर 180 अंश है तो इनकी अउभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ भुजा कहने का मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है। अउभयनिष्ठ कौन सी भुजाएं होंगी आपकी, ये वाली, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या है आपकी, अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा गया है अउभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ नहीं, अउभयनिष्ठ भुजा। तो जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वह एक सरल रेखा बनाती हैं, एक सीधी रेखा का दोनों भुजाएं क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह बहुत ही जरूरी चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करने के पहले एक प्रमेय है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगले वीडियो से आपका क्या रहेगा, प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और सभी चीजों को विशेष करके ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली प्रमेय। चलिए हम शुरू करते हैं आपकी प्रमेय 6.1। देखिए क्या है प्रमेय, यदि दो रेखाएं हैं, ठीक है, वो रेखाएं क्या करती हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हम समझते हैं क्या कह रहा है प्रश्न हमारे पास, ठीक है। देखिए सबसे पहले रेखा गणित में एक चीज बहुत ही जरूरी होती है कि आपको चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। रेखा गणित अगर आप पढ़ रहे हैं तो चित्र अगर आपने बना लिया, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर चित्र आपने बना लिया, तो आधा काम तो आपने वैसे ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि चित्र से ही सारी चीजें क्या होंगी, सॉल्व होंगी कि क्या कह रहा है प्रश्न, हमें सिद्ध क्या करना है और सिद्ध कैसे होगा, वह चित्र की सहायता से ही आप समझ सकते हैं। तो सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है रेखा गणित को पढ़ने के लिए, चित्र आना चाहिए, चित्र को समझना आना चाहिए कि चित्र क्या कह रहा है, और चित्र से ही सारी चीजें, आकृति से ही सारी चीजें क्या होती हैं आपकी सॉल्व हो जाएंगी ज्यादातर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें समझते हैं क्या बोला गया, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, कर दी, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हमारे पास रेखाएं क्या है, ए और बी, हमने मान लिया कि ये रेखा है, और ये क्या है आपकी सी और डी रेखा है, जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये इतनी चीजें हमें दी गई है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अगर हमें जो चीजें दी गई हैं तो वो लिखना है कि दिया क्या गया है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, रेखा गणित को सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है कि आपको क्या दिया गया है, फिर क्या सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए अगर कुछ रचना करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें रचना भी करना है, उसके बाद ही हमें उसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्या दिया गया है आपको, दो रेखाएं, कौन कौन सी, दो रेखाएं AB व CD, दो रेखाएं AB व CD परस्पर बिंदु O पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये चीजें हमें दी गई थी तो हमने उसको अच्छे से लिख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमने क्या बताया था, अगर ये इधर खुला हुआ तो उसके नीचे वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसका शीर्षाभिमुख कोण को कहलाएगा। तो कोण AOD का शीर्षाभिमुख क्या कहलाएगा, कोण BOC। तो इसका शीर्षाभिमुख क्या कहलाएगा, ये हमें ये सिद्ध करना है कि कोण AOD बराबर है कोण BOC के, तथा फिर अगला, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ये बताना है, तो हम लिखेंगे कोण AOC बराबर होगा किसके, कोण BOD के। ठीक है, तो हमें इन दोनों को सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो कोण AOC बराबर है कोण BOD के। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चीजें ध्यान रखिएगा कि आपको सिद्ध क्या करना है और क्या क्या दिया गया है। ये बहुत ही जरूरी है कि आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए और जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, जिससे चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे सिद्ध करने। सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपपत्ति। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, क्या है, जो क्या है, रेखा AB, ठीक है, रेखा AB को किरण OD, ठीक है, हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यह एक रेखा है, ठीक है, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो AB है वह एक रेखा है, उस पर कोई एक किरण खड़ी हुई है, कौन सी, OD, ये AB और यह क्या हो जाएगी, OD। AB पर क्या है, कौन क्या है, OD खड़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि लिखेंगे किरण OD रेखा AB पर खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, लेकिन खड़ी है तो क्या होगा, तो याद करिए अभिग्रहित 6.1, याद करिए अभिग्रहित 6.1 क्या है, जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, हम इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और इसी प्रकार आप ये देखेंगे कि अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले रेखा की बात करूं, किसकी, CD रेखा पर OB आपकी क्या होगी, एक किरण खड़ी होगी और इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होगा, इस प्रकार बने कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो हम यहां लिखेंगे इस प्रकार क्या हो जाएगा, कोण BOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। यह क्या हो जाएगा, आपका समीकरण 2। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, 180 अंश के बराबर हो गया, यह 180 अंश के बराबर कैसे हो गया, अभिग्रहित 6.1 क्या कहती है, किरण जब क्या होती है, कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने कोणों का योग कितना होता है,
80 अंश, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने क्या लिखा, कोण बीओडी क्या है प्लस कोण बीओसी बराबर हो जाएगा 180 अंश। इन दोनों कोणों का योग इसका और इसका 180 अंश के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश के बराबर, और दोनों को हमने क्या मान लिया है, एक समीकरण, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, क्या बताया जा रहा है, यह भी 180 अंश के बराबर है, यह भी 180 अंश के बराबर है। तो जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी इनका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर होगा कोण BOD प्लस कोण BOC के, ठीक है। कोण BOD बराबर होगा किसके, BOC के। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो कोण BOD है और ये कोण BOD है, दोनों एक ही कोण है। जब दोनों एक ही कोण है तो दोनों बराबर भी होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, कट भी जाएंगे। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC के। कोण AOD बराबर हो जाएगा किसके, कोण BOC के, ठीक है। दोनों कोण बराबर हो गए और हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, कोण AOD बराबर है कोण BOC के, ठीक है। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOC बराबर हो जाएगा किसके, कोण BOD के, ठीक है। तो अब मैंने एक को सिद्ध कर दिया है और उसके बाद मैं ये लिख सकता हूं कि इसी प्रकार हमारा क्या होगा, कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के, ठीक है। ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है और उसको लिखिए इसके बाद इति सिद्धम, ठीक है। थोड़ी संस्कृत भी, अपनी मातृभाषा को भी हम तो ठीक है, प्राचीन भाषा को भी थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विधिवत क्या करना है, उसको लिखना है। परीक्षा में अगर आ जाए, ठीक है, तो आपको लिखना है, न भी आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या दिया गया है आपके प्रश्न में, फिर उसके बाद क्या सिद्ध करना है, और फिर उसके बाद रचना, अगर रचना की जरूरत कहीं पड़ेगी तो रचना करिए, नहीं तो उसके बाद आप क्या करिए, प्रश्न को सिद्ध करिए, किस तरीके से आपका प्रश्न क्या होगा, सिद्ध होगा, ठीक है। ये आपको आपके पार्ट में पहली प्रश्नावली को हल करने के लिए 6.1 को हल करने के लिए उसके लिए एक प्रमेय की जरूरत थी, जो हमने पढ़ लिया और उसे सिद्ध भी कर लिया, और पढ़ने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत थी हमने वह इस वीडियो में आपको बता दी है। और इस वीडियो में जो आपने पढ़ लिया है उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हल होगी प्रश्नावली 6.1 को हल करने में और ना ही समझने में, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, कमेंट करिए, आपको वो चीजें बिल्कुल बताई जाएंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी प्रश्नावली 6.1 को पूरा का पूरा समझाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये सीरीज आपको एक लॉन्च की है, जिसमें क्या रहेगा, आपका हर एक चैप्टर, रेखा गणित के जितने भी चैप्टर रहेंगे वह क्या रहेंगे, एक चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। 6 पार्ट को खत्म करने के बाद 7 को खत्म करने के 8 को, फिर 8 को खत्म करने के बाद 9 को। तो एक एक करके सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर को ध्यान रखिएगा कि एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि एक भी चैप्टर अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि गणित क्या है, हर एक चीज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। रेखा गणित में भी इसी तरीके से है। अगर आपको रेखा और कोण के बारे में अच्छे समझ में रहेगा तभी आप त्रिभुज के बारे में समझ पाएंगे, त्रिभुज की सर्वांग समता समझ पाएंगे, फिर चतुर्भुज को समझ पाएंगे, चतुर्भुज को किस तरीके से दोनों को एक दूसरे को किस तरीके से चीजें रहेंगी चतुर्भुज की, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। फिर उसके बाद आगे भी जो चैप्टर हैं वह भी रेखा गणित के तभी समझ में आएंगे जब आप क्या करेंगे, आपका बेस मजबूत रहेगा, 6 पार्ट आपको अच्छे से आता रहेगा तो, ठीक है। तो पहले आप ये समझ जाइए, ठीक है। और अगर चीजें नहीं समझ में आई हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देखिएगा, जिससे आपको सारी चीजें फिर से समझ में आए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, धन्यवाद।